नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके बारे में कुछ न्यूज़ भी है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए बजाज फाइनेंस इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंस कंपनी है, सबसे बड़े एक एनबीएफसी है। अगर इस कंपनी की डिटेल्स डेटा के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस इज़ मेनली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीडिंग। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है वो बेसिकली देखा है तो कंपनी एज ए एनबीएफसी के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो ऑलमोस्ट लार्जेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया, तो बजाज ग्रुप के सबसे बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड। तो वो 1987 में स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी जर्नी कर रहा है और तब से लेकर कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी खुद के जो फाइनेंस है उसको लेकर काम कर रहा है। और बजाज फाइनेंस बहुत स्ट्रांग कंपनी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि कंपनी खुद की मार्केट के वाइज कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है और आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला है। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का जो क्वार्टर, पिछले बार का जो क्वार्टर का रिजल्ट हुआ था 14,000 करोड़ के आसपास सेल्स रेवेन्यू हुआ, जो 10,000 करोड़ से डायरेक्टली 14,000 बना था। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी करीबन 2,900 से बढ़ के 3,600 बना, मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। और कंपनी का नेट एनपीए 0.41 से 0.37 के आसपास देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला है। और इसी सिचुएशन के बेसिस में मैं बात करूँ, तो कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो अपडेट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बजाज फाइनेंस न्यू लोन बुक ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 ग्रो बाय 4% ईयर ऑफ ईयर। मतलब जो लोन बुक है, कंपनी जो लोन बुक किया है, मतलब कितने कस्टमर को वो लोन दिया, तो उस लोन के हिसाब से कंपनी इस बार 4% ज़्यादा लोन दिया। तो अच्छी बात यही है कि जितना वो लोन देंगे उतना ही उसका अर्निंग ग्रोथ होगा, क्योंकि लोन अगर ज़्यादा ना दिया जाए, मान के चलिए आपके पास अगर 100 रुपीज़ है, इस 100 रुपीज़ को इस बार आपने लोन देकर मान के चलिए आपने 110 रुपया कमाया, तो 110 के ऊपर अगर फिर से लोन देंगे तो आपको ज़्यादा जरूर आपको लोन मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसी तरीके से तो बजाज फाइनेंस ने भी ज़्यादा लोन दिया, उसके चलते ज़्यादा उसको फ़ायदा मिला। अभी इसका टोटल लोन देने का कैपेसिटी कितना था, लैंडिंग कैपेसिटी कितना था वो बता दूं। टोटल करीबन 2.5 लाख करोड़। तो 2.5 लाख करोड़ के साथ साथ कंपनी की जो रिजर्व था, उस रिजर्व को भी कंपनी एज ए लैंडिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखा। मतलब ये सारे प्रोडक्ट, मतलब ये जो बोरिंग्स है, कंपनी के रिजर्व है, ये सारे डेटा इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी इस सारे पैसे को बार बार वो लोन के हिसाब से देते हैं और अच्छा खासा कंपनी वहाँ से अर्निंग भी करते हैं। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या कंपनी का एनपीए ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ठीक है? क्योंकि कोई भी फाइनेंस कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होता है, वो है एनपीए। तो कंपनी के एनपीए मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि एनपीए 30% के 40% के नीचे हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो बेस्ट तरीके से एक एनपीए का सिचुएशन भी दिखा। उसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर जगह पे आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी को, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है वो मुझे यहाँ पे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न मिला था जहाँ पे मैंने टेल लिया। क्योंकि देखिए कंपनी लगातार डाउन होने के टाइम में कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया और आरएसआई को 30 के नीचे देखने को मिला। जब आरएसआई 30 के नीचे देखने को मिला तब रेंज बना था इस लेवल में, तब इस लोअर साइड में मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट था आरएसआई जब 70 को ब्रेक करेगा अपर साइड में तब मैं एग्जिट करूंगा। तो फाइनली मुझे एग्जिट इस कैंडल में मिला। तो सिर्फ 52 डेज में, ध्यान रखिएगा 52 डेज में मुझे 9.5% के आसपास प्रॉफिट मिला। तो 52 डेज का मतलब है सिर्फ के सिर्फ 2 मंथ भी नहीं हुआ, चलो मान ही लेता हूँ 2 मंथ्स के अंदर अंदर 9.5% का गेन मिला, तो इसमें कोई खराबी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अच्छा खासा एक ट्रेड यहाँ पे मिला था। बाकी आपके क्या राय है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम क्या है? उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी, एक पीएसयू कंपनी है। इसके ऊपर मैं एक चीज़ आपको मार्किंग करूँ, एक चीज़ आपको बता दूँ कि आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस होने वाला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट बता रहा है कि कंपनी अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि इंडियाज आर्कॉन रेज आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट विन, मतलब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके बाद ही कंपनी अच्छा खासा धमाका करने के लिए तैयारी हो चुके हैं। तो कंपनी का क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला, आप देख सकते हैं आर्कॉन विंस 6.31 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला इन न्यू टनल। तो न्यू टनल जो प्रोजेक्ट है
और वो भी मिजोरम में। और मिजोरम में कंपनी को टनल बनाने का प्रोजेक्ट दिया है। और इस टनल बनाने का जो प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल लागत आएगा 6.31 बिलियन रुपीज़ का। तो 6.31 बिलियन रुपीज़ का एक बार मुझे कैलकुलेट करके ज़रूर बताना कितने अमाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी किस तरीके से शानदार न्यूज़ के कारण कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, यहाँ से देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किया। जब बाउंस बैक किया था तब मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ तो न्यूज़ है, तब न्यूज़ को फ्लैश नहीं किया गया था। फाइनली वो न्यूज़ सामने आया और कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मेरा ट्रेड यहाँ पे किसी भी जगह पे नहीं है, क्योंकि जब तक मुझे कोई भी पैटर्न्स ना दिखे, मुझे अगर यहाँ पे एक कप बनता हुआ देखने को मिले, उसके बाद एक शोल्डर अगर बने, तो कप के बाद अगर एक हैंडल बने, तो उस लेवल के बाद मैं ज़रूर एंट्री लेने के लिए सोचूँगा। तो एक अच्छा खासा एंट्री लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस ट्रेंड की वजह से, इस अपकमिंग जो ग्रोथ के वजह से कंपनीज़ के ऊपर बेस्ट एंट्री लेवल बन सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र और इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरे तरफ से सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पस में लेना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी पेड वर्ज़न भी नहीं है कि मैं आपको कोई भी चार्जेस ले रहा हूँ इस सारी चीज़ों को सिखाने के लिए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में है। अगर आपको सीखना है तो यहाँ से ही सारी चीज़ों को सीखिए और आपको जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मैं बहुत पहले से वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। इस कंपनी ग्रोथ हो रहा है सर एक ही वजह से, वो कारण है ऑटो इंडस्ट्रीज़। ऑटो इंडस्ट्रीज़ अगर दिक्कत में आए तो केपीआईटी का भी हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस कंपनी जो डिपेंडेंसी है वो ऑटो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है। इसका रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है फ्यूचर डेवलपमेंट एंड जो इंटीग्रेशन है, तो उसके ऊपर है। फ्यूचर डेवलपमेंट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बेसिस जितने सारे गाड़ियाँ मार्केट में आ रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना और उस टेक्नोलॉजी को काम पे लगाना, तो यही कंपनी का खासियत है। और जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप देख सकते हैं कंपनी के क्लाउड बेसिस जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर सर्विसेज के ऊपर 19% और बाकी कंपनी का आर्किटेक्चर और जो मिडलवेयर जो कंस्ट्रक्शन है, तो उसके ऊपर भी कंपनी 18% का ग्रोथ यहाँ पे कर रहा है। तो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक ही बात कहूँगा, कंपनी का जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, मतलब जो टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी काम कर रहा है, जो गाड़ी मतलब गाड़ियों में डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजीज को जो यूज़ करते हैं, तो वही प्रोडक्ट के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ हो रहा है। अगर वो प्रोडक्ट के सिस्टम अगर बिगड़ गए, मतलब गाड़ी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, अगर ऑटो सेक्टर में कुछ दिक्कत आए, तो इस कंपनी के ऊपर भी हालत ख़राब होगा। इस बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जेपी मॉर्गन खुद कहा है, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि केपीआईटी बहुत अच्छा कंपनी है, मगर ये टोटली डिपेंडेंसी ऑटो सेक्टर के ऊपर है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कशन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनीज़ के बारे में ना जानकर ही काम करते हैं, जो खुद के लिए एक दिक्कत ज़रूर बन सकता है। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज़ बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार दिखेगा। चाहे वो डेप्थ हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो प्रोमोटर का होल्डिंग हो, चाहे वो तो केपीआई के ऊपर जितने सारे परफॉर्मेंस हैं, वो तो ठीक-ठाक ही चल रहा है। जैसे क्वार्टर बेसिस अगर देखा जाए तो कंपनी का सेल्स भी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे 622 से 917, उसके बाद 1200 करोड़ के टोटल सेल्स हुआ है। उसके साथ-साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, वहाँ पे भी देखेंगे तो 43 से 70 बना, 70 से 14 बना, 104 बना, और उसके बाद 157 बना। तो एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा निवेश किया है। देखिए कंपनी कोई खराब नहीं है, और साथ ही साथ कंपनी जिस सेक्टर से ऊपर काम करे उस सेक्टर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अभी तो जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ है, वो खुद का ग्रोथ अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। तो जर्नी अभी बहुत बाकी है। उस जर्नी में इस कंपनी के भी ग्रोथ होने वाला है। तो बाकी मुझे लगता है कि ग्रोथ होने वाला है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, यहाँ पे एक लेवल बना था कप विथ हैंडल पैटर्न्स का। तो फाइनली उस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टारगेट तक अचीव किए, और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे फिर से एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना। तो कप बना, उसके बाद यहाँ पे हैंडल पैटर्न बना। तो हैंडल पैटर्न अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो कप बनने के बाद देखिए नीचे साइड में जो लेवल को टच किया, इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ से वो बाउंस बैक करने का कोशिश करा। तो अभी एक चीज़ों को मैं ज़रूर कहूँगा
यहाँ पे कप बनने के बाद यहाँ पे क्या बना, हैंडल तो बनने जा रहा है। तो हैंडल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट होंगे तो कुछ डिसीजन बन सकता है। उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा, इस लेवल को मैं मार्किंग करके रखा था। जो लेवल को टच किया है हैंडल, तो इस हैंडल को मैं इग्नोर करूँगा, क्योंकि जब कोई कप बनता है उसके बाद जो हैंडल कोई बनता है, तो वो हैंडल कप के नीचे आना नहीं चाहिए। तो नीचे आ गया तो इसका मतलब इस पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। तो बाकी अ जब तक कोई फ्रेश NT11 ना मिले, तब तक कोई डिसीज़न नहीं लूँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन एज़ एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है, तो सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।